रूप धर कर आ गया बहुरूपिया। सावधान, बड़ा भयानक है ओमिक्रॉन। डेल्टा का बाप है ओमिक्रॉन। नया वेरिएंट आया, खतरा गहराया। बच के रहना, ओमिक्रॉन मार डालेगा। नया कोरोना खा रहा दाव, कैसे हो बचाव। ओमिक्रॉन की बारी, क्या है तैयारी। कोरोना काल के वो खौफनाक दिन कौन भूल सकता है। घर भी चार दीवारी लगने लगा था। लोग एक दूसरे से इस कदर डरने लगे थे कि किसी के चीख भर देने से रूह कांप जाती थी। वो कोरोना का पहला रूप था। फिर कोरोना म्यूटेट होने लगा। कोरोना, जिसे पीएम ने बहुरूपिया कहा था, अपने हर रूप के साथ और खतरनाक होता चला गया। अब जो वेरिएंट सामने आया है, जानकार बता रहे हैं कि वो डेल्टा का भी बाप है, यानी और भयानक और खतरनाक। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज जब सिस्टम सुस्त दिख रहा है और हम मस्त, ये ओमिक्रॉन को न्योते की तरह है। कुछ कुछ आ बैल मुझे मार जैसा। दूसरी लहर की दुश्वारियों की वजह से आज सवाल है कि हम कितने तैयार हैं। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवाता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर लोकेंद्र, दुनिया भर में जिस तरह से हम ओमिक्रॉन को लेकर हलचलें देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि हर कोई डरा हुआ है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है जी। दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर एक डर का माहौल आप भी देख पा रहे हैं? हेलो, आपका क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही शायद, मुझे लग रहा है। जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे डॉक्टर लोकेंद्र? हाँ, आवाज आ रही है। जी डॉक्टर लोकेंद्र, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या दुनिया भर की हलचलें ये बता रही हैं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन अब खौफ का एक पर्याय बन रहा है? मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूँ। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस जो है B.11.529 जो वेरिएंट है इसका कोविड का, वो आपका मीडिया के माध्यम से जो सब जने कह रहे हैं हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है उसकी इसकी, और करीब 30 से ज्यादा वेरिएंट हैं इसमें अब तक हो चुके, 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत अर्ली स्टेज में है। अपन इस समय जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा पहले, आप मीडिया के माध्यम से भी जो किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है उसके लिए सर्विलेंस और स्क्रीनिंग करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीजें अपन जिनको ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि इसमें कोई एडिशनल सिम्टम या कोई नए सिम्टम तो नहीं है, ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा, वही पुराने सिम्टम है इसमें। दूसरा, इसके जो सिम्टम है वो माइल्ड सिम्टम है। ये ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में 2 महीने से मौजूद है और माइल्ड सिम्टम है। स्प्रेड जरूर अपन कह रहे हैं डेल्टा से ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कोई करंट ट्रीटमेंट है उसमें, कोई ऐसा तो नहीं है वो करंट ट्रीटमेंट इसमें वर्क नहीं कर रहा, वो भी ऐसा भी नहीं है। अपने पास जो करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो इसमें वर्क करेगा। चौथी चीज ये आती है कि वैक्सीन इस पे वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वैक्सीन भी वर्क कर रहा है। अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से अपन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन भी इसमें कारगर है। प्रेजेंट जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। सिम्टम इसके माइल्ड है, कोई नए सिम्टम नहीं है किसी तरह के। कोई जो ये डॉक्टर लोकेंद्र कहा जा रहा है कि ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, मेरे ख्याल से उसका बेसिस ये हो सकता है कि 9 नवंबर को डिटेक्ट हुआ, 20 दिनों के भीतर वो यूरोप एशिया तक पहुंच गया। लेकिन इसके को खतरनाक कहना अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। इसके अभी तक पूरा अपन
ये सब प्रिडिक्शंस ही हैं कि ये खतरनाक स्टेज में है होगा या खतरनाक साबित होगा। ये बहुत अर्ली स्टेज में अपन इस तरह से प्रिडिक्ट करना अच्छी बात अच्छा नहीं है, क्योंकि अपन को सामंजस्य रखना है दोनों चीजों के। अपन को काम भी सारे करने हैं और वायरस से लड़ना भी है। तो लड़ने के लिए अपने पास आज की स्टेज में अपने पास सब तरह के हथियार हैं, इससे लड़ने के लिए वैक्सीन भी है, अपने पास ट्रीटमेंट भी है। अपन को सर्विलेंस और स्क्रीनिंग रखनी है जारी, और मास्क और ये भी रखना। अब इन दोनों में सामंजस्य है। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो अपन को छोटे छोटे इन्फेक्शन होके इम्यूनिटी डेवलप होगी, मास्क पहनेंगे तो एटलीस्ट इन चीजों से वायरस स्प्रेड नहीं होगा। तो अपन को इन दोनों चीजों का सामंजस्य रखना है। ऑलरेडी अपन जो सीरो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें अडल्ट और बच्चों में सब में 60 to 70% ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं, इसके एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहे हैं। एंटीबॉडीज से भी ये रेस्पॉन्स करेगा, वैक्सीन से भी रेस्पॉन्स करेगा, ये अभी तक ऐसा लग रहा है कि करेगा रेस्पॉन्स। और अपन अर्ली स्टेज में इस तरह के पैनिक क्रिएट करना या पैनिक होना ठीक नहीं समझता मैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं डॉक्टर लोकेंद्र एक बात जोड़कर फिर डॉक्टर समीर भाटी के पास जाऊंगा। इस देश के साथ दिक्कत क्या है ना कि सुविधा मिलती है तो फिर उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, जैसे माल मुफ्त दिले बेरहम लगाओ कब पर कब, ये उस टाइप की स्थितियां हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से हवा क्रिएट करना जरूरी है। मैं मीडिया का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवा क्रिएट करने के पीछे एक रीजन है। और आप देखिए जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई हैं या कुछ कंट्रीज ने ट्रैवलिंग पॉलिसीज को लेकर जिस तरह के पाबंदियां लगाई हैं, वो उसी कारण से है, जहां तक मेरी अपनी समझ है। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या ये ऐसा वेरिएंट हो सकता है जो तीसरी लहर का सबब बने? देखिए, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे सामने जो भी चैलेंज एक आ सकता है, हमेशा एक संभावना बनी रहती है वो वायरस के म्यूटेट करने की। और जिस तरह से अब WHO ने इसको कैटेगराइज कर दिया था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, और जैसे हमारे पहले भी 4 वेरिएंट थे जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि 9 नवंबर को जिस तरह से फर्स्ट केस इसका आया था और अभी इसका ट्रांसमिशन और बाकी अदर कंट्रीज में जो हमने इसका स्प्रेड देखा है, तो निश्चित तौर पर हम वायरस के अंदर कोई नया म्यूटेशन होता है उसमें 3 चीजें देखते हैं कि क्या ये संक्रामक ज्यादा है या लीथल ज्यादा है या इम्यून को एस्केप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अभी तक का जो डेटा आया, निश्चित तौर पे वो डेटा उतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ डेटा इस तरफ सजेस्ट करता है कि ये संक्रामक तो है। क्योंकि जिस तरह के इसके अंदर म्यूटेशंस देखे गए, जो 50 म्यूटेशन देखे गए, जिसमें 30 के करीब म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर देखे गए हैं, जिससे वो वायरस ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। तो इसीलिए बाकी भी जो अदर कंट्रीज में जिस तरह से ट्रेवल बैन और ये सब किए गए, ये देखिए हम क्यों कर रहे हैं। हमने जैसे सेकेंड वेव में देखा, सेकेंड वेव में जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिएबल और सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना गया। और साउथ अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट को भी ओमिक्रॉन ने तेज कर दिया है। डॉक्टर समीर, मुझे एक बात समझाइए, जैसे प्रदेश में हमने देखा कि 70% कुछ केसेस ऐसे आए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली, यानी जो इनिशियल 54 केसेस शुरुआती दिनों में दर्ज किए गए थे एक लंबे जीरो के बाद, उसमें से 39 वो थे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। अभी हम ओमिक्रॉन की बात कर ही नहीं रहे। ये तो पुराना ही वायरस है जिसने वैक्सीन को जंप करके लोगों को संक्रमित कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के, हमने शुरुआती तौर से शुरुआती दिनों से कहा था कि वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी, बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। तो वो हमारे पास सीवियरिटी ऑफ केसेस नहीं आ रही, बीमारी गंभीर उस तरह से नहीं हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी नहीं बढ़ा है। बट वायरस, आप इन्फेक्शन तो हो ही सकता है और इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। उसके लिए तो जो हम बात कर रहे थे कि आपको मास्क तो फिर भी लगाना होगा। हाँ, तो ये हम ये कह सकते हैं कि गंभीर खतरे से बचाव की गारंटी तो है ही है वैक्सीनेशन, और कम से कम इलाज थोड़ा आसान हो जाता है। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, कई कैटेगरीज के लोग होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी और आम बोलचाल में भी। मैं बात कर रहा हूं जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या सलाह, वही जो रूटीन में सबके लिए है या उनके लिए कुछ अलग? नहीं, हाई रिस्क कैटेगरी के लिए तो वही जो इतने टाइम से मीडियम के माध्यम से और एक्सपर्ट के माध्यम से जो एडवाइस किया जा रहा है कि अपन को मास्क, सैनिटाइजेशन और ये रखनी है, अपनी प्रिकॉशन रखनी है,
और अपन को सर्विलेंस और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं हो कि अपने कुछ प्रॉब्लम हो और अपन जांच कराने से झिझके या डॉक्टर से कंसल्ट करने से झिझके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन को पूरा एक्टिव सर्विलेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्क्रीनिंग की जहां भी स्क्रीनिंग हो रही है वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपन को अपने आपको वॉचफुल रहना बहुत जरूरी है, पूरा मॉनिटर करना, जरूरत पड़े तो पैरामीटर्स जांच कराना, ब्लड पैरामीटर्स की जांच कराना, वो सब जरूरी है। वो सब चीजें लागू होती हैं जितने भी हाई रिस्क कैटेगरी के केसेस हैं। बाकी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग जागरूक करने की कोशिश करें। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि ये ठीक है, जागरूक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतना ज्यादा सीवियरिटी कहीं दिख नहीं रही इसमें कि डेल्टा में जितने अपन परेशान हो वैसा हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू बेड एडमिशन, ऑक्सीजन बेड एडमिशन, इन सब चीजों से चीजें कैलकुलेट होती है। इसमें माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं इसमें ज्यादातर, और सिम्टम भी सेम है, ट्रीटमेंट में भी अपन को कोई बदलाव नहीं है, वैक्सीन भी कारगर है, इसलिए अपन को पैनिक नहीं होना और पॉजिटिव सोच के साथ ही अपन को रहना है। हाँ, लेकिन जब तक हम डॉक्टर लोकेंद्र, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जब तक हम 100% वैक्सीनेशन के स्टेटस को टच नहीं कर लेते इस देश में, तब तक वो खतरा तो है। वो आपका कहना बहुत अच्छा है। अपन को वैक्सीन के लिए सबको जागरूक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन करना है, लेकिन अपन यूरोप से या दूसरी कंट्रीज के लोगों से अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के लोग वैक्सीन के मामले में बहुत आगे हैं उन लोगों से। वहां नो वैक्सीन का ड्राइव चलता है, मेरा शरीर मेरा वैक्सीन, मेरा शरीर मेरी मर्जी, इस तरह के अभियान वहां बहुत चलते हैं। अपने हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, मीडिया भी यहाँ का जागरूक है, बहुत जागरूक तरीके से मुद्दों को उठाता है और लोगों को मोटिवेट करता है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है अपने यहाँ, और भी स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसलिए अपन को जागरूक कराना है, ये तीनों वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, सर्विलेंस पे ध्यान देते हुए अपन को वायरस से लड़ना है। आने वाले टाइम में इसी तरह के वायरस और कई चीजें आती रहेंगी। अपन को अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है, मास्क भी लगाना है, बिना मास्क की इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है, मास्क के साथ भी अपन को रहना है, और ओपन क्लोज स्पेस में अपन मास्क लगाना है, ओपन स्पेस में अपन चाहे तो मास्क हटा सकते हैं। अदरवाइज अपन को मास्क और इस तरह से वैक्सीनेशन और सर्विलेंस स्क्रीनिंग के साथ अपन को समय निकालना पड़ेगा आने वाला टाइम। ठीक है, ये तो बात हुई निजी स्तर पर। अब मैं बात कर लेता हूं सामाजिक स्तर पर। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं। आपने भी डॉक्टर समीर नोट किया होगा कि 2020 की बात अलग थी, लोग डर रहे थे, सामने वाले ने छीका नहीं कि मैंने कहा नहीं कि गॉड ब्लेस मी, जबकि बोला गॉड ब्लेस यू जाता है। मैं जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं वो ये कि आज लोग आकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वो गले भी मिलना चाहते हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। तो सामाजिक स्तर पर क्या कदम उठाएं, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। एक बड़ी खबर बस इस वक्त बता दूं, देखिए आज का दिन संसद में क्या हुआ है। लोकसभा में सबसे पहले कृषि कानून वापसी का बिल लाया गया, वहां पास हो गया। इसके बाद उसे राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि संसद में कार्रवाई शुरू होते ही हम ये कदम उठाएंगे, उन्होंने उठाया है। पहले लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, उसे तुरंत ही थोड़ी देर बाद राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा से भी अब ये बिल पास हो चुका है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित जरूर हो रही है, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है, तो अब आधे से भी ज्यादा रास्ता ये बिल तय कर चुका है। वापसी का, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संसद में विंटर सेशन चल रहा है, कार्रवाई संसद में शुरू हो चुकी है और इसके साथ हंगामा भी चल रहा है, और इस बीच 2 कदम तय कर लिए हैं कृषि कानून वापसी बिल ने, दोनों सदनों से यह पास हो गया है। देखिए, सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो लोकसभा में पास हुआ। हालांकि इस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और उस पर हंगामा भी किया। तो
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर चर्चा चाहते हैं तो हम वो करवाने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और इस बीच जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ये बिल वहां पर भी लाया गया और राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। और इस बीच अगर किसानों के रुख की बात करें तो राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन अब एमएसपी और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि 4 दिसंबर का इंतजार कीजिए, एक बैठक करेंगे और फिर आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। यानी 4 दिसंबर तक तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राजनीतिक दलों से ये अपील की थी कि शांति और मर्यादा बनाए रखें। पीएम ने कहा संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। उनकी ये अपील कितना काम आई, अगर आज आप दिन भर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को देख रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल आज कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना भी दिया था और इस बीच कृषि कानून वापसी के बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। शीतकालीन सत्र गरमाया हुआ है और इस बीच सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चीज की घोषणा की थी, उसके 2 कदम संसद में जो होने थे वो दोनों तय कर लिए गए हैं। लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी का बिल पास हो चुका है। बता दें कि अगर संसद की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो उसके हिसाब से ये तय हो गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर एक बिल पेश करेंगे जिसमें तीनों कृषि कानून रिफॉर्म्स, जिसे केंद्र सरकार कह रही थी, उसमें एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज एक्ट 2020 और बाकी के भी जो 2 कानून थे, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, उसको निरस्त किए जाने का प्रस्ताव होगा। और आपको पता नहीं, ये तीनों कानून पिछले साल ही केंद्र सरकार ने पारित कराए थे, जिन्हें विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठनों तक के अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा। इन कानूनों की वापसी के लिए किसान संगठन पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं और इन तमाम विरोध और विपक्षी दलों के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 19 नवंबर को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और उस पर आज शीतकालीन सत्र में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गए। और चलिए एक बार फिर बात करते हैं ओमिक्रॉन की और हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा था कि सामाजिक स्तर पर अब काफी रिलैक्स कर गए हैं लोग, उनके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्योंकि मैंने निजी तौर पर महसूस किया है कि सख्ती नहीं है तो फिर कोई किसी से कुछ भी नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार की तरफ से जो कदम उठने चाहिए वो चीजें चल रही है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ये सब चीजें, जीनोम सीक्वेंसिंग पर अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद से ज्यादातर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम इम्यून हो गए हैं हर तरह के वायरस से, है ना। तो एक तो ये चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अभी भी हमारी 10 से आई थिंक 12 करोड़ के करीब अडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उनको अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। एक तो वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा बहुत सारा अभी भी संख्या ऐसी है जो अपनी सेकंड डोज भी लगवाने के लिए अभी नहीं आए हैं। तो एक ये सबसे बड़ा, क्योंकि सेकंड डोज अभी सबको ये लग रहा था कि वायरस तो चला ही गया है, पर वायरस अभी हम डेल्टा वेरिएंट की भी बात करें तो वो भी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी हमारा 8-10 हजार केसेस के ऊपर मामला अटका हुआ, अभी भी केसेस चल रहे हैं। इवन अभी बीच बीच में जो सुनने के में आता है कि कुछ कुछ क्लस्टर में से काफी केसेस देखने के लिए आ रहे हैं कि कहीं हम सुन रहे हैं कि कहीं पे इस तरह का प्रोग्राम हुआ, सभी के सभी लोग इन्फेक्ट हुए। ऐसी चीजें चल रही है, तो इन सब चीजों को हमें अभी ध्यान में रखना। और साथ में जो नई तरह के वेरिएंट है वो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं, और अभी जिस तरह से ये सामने एक हमारा वेरिएंट आया, अभी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन, जिन लोगों ने नहीं लगवाया एटलीस्ट अपनी वो वैक्सीन जरूर लगवा ले। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो लोग, और जिन्होंने अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो लोग। और इसके अलावा हमारे वनरेबल पॉपुलेशन,
हमें उसको जरूर प्रोटेक्ट करके रखना है। जो हमारे कोमॉर्बिड वाले लोग हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर हमें जरूर निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है। जिस तरह से अभी एक एडिशनल डोज की भी बात चल रही है हमारे हेल्थ केयर वर्कर स्पेसिफिकली, क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव आप देखिए कि 16 जनवरी से शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो सरकार अभी एडिशनल डोज के ऊपर और बूस्टर डोज के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। हाँ, और देखिए फिर बात वही है कि जिस तरह से केसेस अभी हाल के दिनों में दोबारा सर्ज किए हैं, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि जैसा कि हमने कहा कि सावधानियां हटी और अब दुर्घटना घटने की शुरुआत हुई है। ये दुर्घटना बड़ा हादसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी पड़ेगी। डॉक्टर समीर, एक सवाल और मेरा आपसे, अब देखिए मैं उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिसके लिए आज इस चर्चा को बुलाया गया कि हम कितने तैयार हैं। मैं चाहता था कि मेरे दर्शक इनिशियली ओमिक्रॉन को लेकर तमाम चीज़ें सुन लें और उसके बाद फिर हम उनको बताएंगे कि आज हम किस कंडीशन में हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डरा दिया, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब एक ऐसा बुरा सपना जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है वाली स्थिति है। अब अगर ये वायरस या ओमिक्रॉन जो कि म्यूटेंट है वो खुदा न खास्ता आए, लेकिन अगर आ गया और अगर तीसरी लहर की दस्तक है और तीसरी लहर आ गई, तो क्या हम अब बेहतर रेडी हैं पिछली बार से, या पूरी तरह रेडी हैं, या उतने ही रेडी हैं जितने पिछली बार थे? हाँ देखिए, इसके ऊपर हम बात करें अभी तो हमारी जिस तरह से प्रोएक्टिवली स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, काफी सारी चीजों पे, इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे भी काफी सारी गाइडलाइंस आ गई है कि उसके ऊपर हम जीनोम सीक्वेंसिंग पे हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अगर हम अपने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन प्रोटोकॉल जो एसओपीज है वो हमारी पहले से काफी हद तक पहले बनी हुई है। अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही आ जाता है कि हमें अगर किसी भी तरह का हमें लगता है इसको, तो हमें उसको ट्रांसमिशन को रोकना होगा। उसके लिए हमारी पहले से मतलब इसमें कोई भी नया अगर म्यूटेंट भी आता है तो उसके लिए गाइडलाइंस कोई अलग तरह की नहीं होगी। गाइडलाइंस और एसओपीज तो ऑलमोस्ट सभी तरह की सेम रहेगी, टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी सभी तरह की सेम रहेंगे। इसलिए अब निश्चित तौर पे सरकार भी काफी प्रोएक्टिवली काम कर रही है। और आप मेरे से पूछे तो हाँ, हम पहले से बेहतर तरीके से तैयार हैं अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो। ठीक है, तो डॉक्टर लोकेंद्र, अब देखिए पिछले 24 या 48 घंटे के भीतर एक व्यक्ति का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो विदेश चला गया और फिर यहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये हमारे सिस्टम की कलई खोलने के लिए काफी है। अब मैं कहूं कि कौन चेक कर रहा है जो माउंट आबू में गुजरात से पर्यटक आ रहे हैं, कौन चेक कर रहा है उनकी रिपोर्ट है या नहीं है? या मैं ये कहूं कि अगर आज कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो कौन उनके चालान काट रहा है? ये जो शिथिलता देख रहे हैं, ये गंभीर खतरे के संकेत दे जाती है। ये आपका कहना ठीक है कि ये चीजें जो शिथिलता है उन पे अपन को निगरानी रखनी है, ये आप बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, मैं जैसे शुरू से ही इमरजेंसी हो, कोरोना इमरजेंसी हो, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग आज की तारीख में भी हम लोग कर रहे हैं। 24 आवर्स ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आईसीयू एडमिशन हो, आईसीयू फैसिलिटी हो, ऑक्सीजन फैसिलिटीज हो, अपन इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। बाकी मास्क नहीं लगा रहे और इनके चालान करना और बीमारी का फैलना और ये सब चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल इतना नहीं है। अपन कोशिश कर सकते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन फिर भी अब मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जनता जागरूक भी है। भारत की जनता बहुत अच्छी तरह से अपने आप को बचा के चलेगी। मीडिया यहाँ का बहुत जागरूक है, अपने संवेदनशील मुद्दों को समय पे सबको पहुंचाता है। और अपन अगर विदेश से कंपेयर करके अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करें तो इतना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के कंपैरिजन में अपन हर चीज में सक्षम है, चाहे ऑक्सीजन फैसिलिटीज की मामला हो, चाहे ट्रीटमेंट का मामला हो, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो। ठीक है, अपन को वैक्सीनेशन के कुछ, जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया कि अपन ने 10-12 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों ने नहीं लगाए, अपन उनको मोटिवेट करके उनको वैक्सीनेशन लगवाएं। ट्रीटमेंट में दवाइयों की कमी ना हो, उसकी पूरी तैयारी है सरकार की, जहां तक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तीसरा, एक्टिव सर्वेलेंस, और इनमें जरूर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रही है। जनता को भी अपने जागरूक होके कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, जैसा कर भी रही है जनता। हाल ही में अभी कई शादी समारोह और ये लोगों ने कैंसिल करे हैं या शादी समारोह में उपस्थिति कम करी है, तो
तो अपने स्तर पे, और ओपन स्पेस में तो अपन को इतना पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं। मेन अपन को क्लोज स्पेस में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के से डरना है। फिर रही बात ये कि नया वेरिएंट आ रहा है, जो भी आ रहा है, मैं शुरुआत में एक चीज की आपकी तारीफ करूंगा, और वो तारीफ इस बात की करूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव है। मतलब आप भी जानते हैं हमारे देश के नागरिक कैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उन पर जिम्मेदारी ये बोल के छोड़ी है कि भैया जागरूक तो हो, कम से कम पता है, उसे फॉलो कर लो। तो आपकी पॉजिटिविटी की तो मैं दाद दूंगा इस वक्त। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास देखिए, मैं पिछली बार चीजों के भरभरा के गिरने का एक कारण यह भी था कि लोग पैनिक में आकर स्टॉक करने लगे। स्टॉक करने लगे से कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर, तो जिसको अवेलेबल हो पाया उसने स्टॉक करने की कोशिश की। दवाइयों की बात करें तो वो एकाएक ब्लैक में इसलिए मिली क्योंकि किसी ने स्टॉक किया था। तो वैसी स्थिति अगर दोबारा बनती है तो फिर स्ट्रगल दोबारा सड़कों पर देखने को मिलेगा। ये जो स्टॉक करने की हैबिट है, इसे चेक किस तरह से चेक किया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, पैरेलली बहुत सारी चीजें चली रही है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है, कंटिन्यूअस अपग्रेड हो रहा है, जिसके अंदर इवन बच्चों तक का भी हमने जब थर्ड वेव के लिए पहले हम अज्यूम कर रहे थे, वो चीजें रेडी हुई है। पैरेलली चीजों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप ये देखिए कि पहले से और अब का हम कंपेरिजन करें, हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, हम री इन्फेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, डेथ रेट, हॉस्पिटलाइजेशन मॉनिटर हो रहा है, हर जगह की आर नोट वैल्यू बहुत ही क्लोजली मॉनिटर हो रही है। तो ये सब चीजें काफी, और इसके अलावा हम बात करें तो हमारी जो वैक्सीन है, वैक्सीन को अपग्रेड करने की चीजें भी जो चल रही है कि हर तरह की म्यूटेंट के ऊपर ऑलरेडी हमारी वैक्सीन की एफिकेसी सभी म्यूटेंट्स पे, अभी तक के जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उन पे सब पे बहुत अच्छी उसकी एफिकेसी देखी गई है। पर फिर भी वैक्सीन के लिए जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो सब चीजों के ऊपर पैरेलली काम चल रहा है। और जो आपने ये चीज अभी एस्केलेट की, डेफिनेटली निश्चित तौर पे इस पर भी इस तरह की एसओपी बनी हुई है काफी ज्यादा। लेकिन चुनौती क्या है ना डॉक्टर समीर, जो मैंने महसूस की वो ये महसूस की है कि जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, उसकी दवाई मौजूद है, ये पता है कि इस बीमारी में ये करना है। कोरोना का ट्रीटमेंट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सिम्टम्स देख देख कर और उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसी कोई कोरोना स्पेसिफिक दवा या कोरोना को टोटली चेक में रखने वाली वैक्सीन, जैसे कुछ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है कि इस चीज के लिए वैक्सीन है तो फिर वो नहीं होता, अभी वैसी स्थिति है नहीं। हम उस दिशा में जब कदम बढ़ा चुके होंगे या वो हमें हासिल हो जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम अब आप इसी को ले लीजिए ना, ओमिक्रॉन भी तो अब आया जिसे कंसर्न माना गया, अभी तो ये और म्यूटेट करेगा और म्यूटेट करेगा। जी बिल्कुल, देखिए महामारी पैंडेमिक की और हम रूटीन बीमारी को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जिस तरह से हम फ्लू के लिए भी जब हम बात करते हैं, तो इवन फ्लू की भी हम बात करें, हर साल वैक्सीन उसकी अपडेट होती है। कोरोना की हम शुरू से एक कह रहे थे कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई सेफ नहीं है। म्यूटेशंस इसके अंदर होते रहेंगे। हम खाली इंडिया की भी नहीं, हम ग्लोबली बात करते हैं। अभी जिस तरह से नया वेरिएंट आया वो किसी और कंट्री से आ रहा है, तो जब तक ग्लोबली वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो जाएगी तब तक नई तरह की म्यूटेंट आना तो निश्चित तौर पे रहेंगे नई तरह की म्यूटेंट आना। इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारी एसओपी सारी इनलाइंड है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर इस तरह का कुछ वायरस यहाँ पर भी डिटेक्ट होता है तो उसके ट्रांसमिशन को जो है रोकने में सक्षम। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर समीर और डॉक्टर लोकेंद्र, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डरिए, घबराइए मत, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का और भी ज्यादा पालन कीजिए फिलहाल, और बाकी तैयारियां चल ही रही हैं और अपनी अपनी जगह पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।